नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी 12वीं क्लास है। इसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपकी 12वीं क्लास ये आपकी है। और दोस्तों इससे पहले हम लोग ने हिंदी की क्लास भी कर चुके हैं 12वीं क्लास तक, और GS की क्लास भी आपकी 12 क्लास तक हो चुकी हैं। दोस्तों उन लोगों की प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, आप जा करके चैनल पर जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निर्मल भारत अभियान क्या है? दोस्तों निर्मल भारत अभियान दोस्तों है स्वच्छता अभियान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और निर्मल भारत अभियान को दोस्तों संपूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 1999 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया था। और दोस्तों इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर दोस्तों कर दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। और दोस्तों एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है तथा इस योजना दोस्तों इस योजना का 2009-10 के दौरान शुरू की गई थी। और इसको दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है इसको दोस्तों। और इसका मुख्य दोस्तों इसमें मरुभूमि विकास कार्यक्रम होता है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम होता है इसके अंतर्गत, और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम आता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन रबी की फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें रबी की फसल नहीं है, वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी चावल। ऑप्शन सी एक रबी की फसल नहीं है दोस्तों। और दोस्तों भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कौन कौन सी। दोस्तों मैं अलग अलग जिनको मैंने बाकायदा अलग अलग बना रखा है कि फसल का प्रकार, मौसम, बुआई, कटाई और फसलों के उदाहरण। दोस्तों आपकी रबी की फसल दोस्तों सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। और बुआई दोस्तों होती है अक्टूबर से दिसंबर में, और कटाई होती है अप्रैल से जून में। और इसको दोस्तों इसमें फसलें आती हैं आपकी रबी की फसलों में जौ, मटर, चना और सरसों। तथा आपकी खरीफ की फसल दोस्तों हो जाएगी, इसके दोस्तों मानसून की शुरुआत में होती है, और इसकी बुआई होती है जून जून से जुलाई में, और कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर में। और दोस्तों इसमें कौन कौन से आते हैं धान फसल आती हैं? तो वो आती हैं आपकी मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, यानी जैसे मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये आपकी खरीफ की फसलों में आती हैं। तथा जायद की फसल दोस्तों इसको ये गर्मी के मौसम में होती हैं दोस्तों, आपकी गर्मी के मौसम में होती हैं। और जायद की फसल में दोस्तों गर्मी के मौसम में, गर्मी के महीनों के दौरान छोटा सा मौसम जायद की फसल के रूप में जाना जाता है। तो इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जी और चारा फसलें। दोस्तों ये मार्च में उगाई जाती है और जून में काट ली जाती है। सिर्फ 2-3 महीने का होता है। मार्च अप्रैल में उगाई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं आपकी ये वाली फसलें। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा सही से। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा तना है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा तना है। दोस्तों इसमें तना है दोस्तों आपका आलू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें दोस्तों पौधों के विभिन्न भागों को भोजन माना जाता है, जैसे जड़, तना। संकल्पना दोस्तों होती है जो आपकी इसमें, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज आदि, ये आपके विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों को भोजन माना जाता है। जैसे पौधों की जड़ें होती हैं आपकी भोजन के रूप में, हम पौधों की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलजम आदि खा सकते हैं दोस्तों। ये आपकी पौधों की जड़ों के रूप में आता है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों, ये जड़ों में आता है। तथा पौधों का तना दोस्तों होती है पौधों के रूप में दोस्तों, कुछ पौधे अपने भोजन को अपने तने जैसे रूपांतरित या भूमिगत में संग्रहित करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, गन्ना आदि ये आपके पौधों के तने के रूप में होती। तथा पत्तियां दोस्तों होती पौधों की, ये आपका भोजन के रूप में पत्तेदार सब्जियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि पालक, गोभी, पालक तथा गोभी आदि। ये आपकी
पत्तियों में आता है। और पौधों के फूल दोस्तों हो जाएंगे आपके केले का पौधा, कद्दू का पौधा, ये भोजन के रूप में आ जाते हैं। तथा पौधों के फल दोस्तों हो जाएंगे आपके सेब, अमरूद, अंगूर और आम आदि, ये आपके फल में आ जाएंगे। तथा पौधों के बीज दोस्तों हो जाएंगे। कुछ पौधे अपने भोजन को अपने बीज में संग्रहित करते हैं और उनको दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल, मूंगफली, दालें आदि, ये आपकी पौधे के बीज के रूप में हो जाती है। तथा दोस्तों आपकी आलू की बात करें तो आलू जमीन के अंदर उपजने के बावजूद मूल रूप से एक तना है और वह जमीन के अंदर तनों पर विकसित होते हैं, जिन्हें स्टोलन कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि स्टोलन किस में होता है, दोस्तों आलू में होता है। और फूले हुए तने पर कलियां होती हैं जो एक नए पौधे के गठन में मदद करती है। और क्योंकि इसकी जड़ों में कलियां नहीं होती, इसलिए ये एक तना है। और गाजर, चुकंदर, शकरकंद और मूली आपकी जड़ें हैं। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी आपकी 2016 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। ये किसानों के लिए उनकी फसल के लिए एक बीमा सेवा है और इसे वन नेशन वन स्कीम थीम के अनुरूप बनाया गया है तथा इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, मालवीय जनप्रिया निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है? तो मालवीय जनप्रिया दोस्तों एक फसल की किस्म है, वो है आपकी मूंग की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूंग की दाल की एक किस्म है मालवीय जनप्रिया। और मालवीय जनप्रिया को दोस्तों 2001 में आईआईटी बीएचयू द्वारा विकसित किया गया था और 2003 में आईआईटी बीएचयू द्वारा मालवीय जन चेतना नामक मूंग दाल की एक और किस्म विकसित की गई थी आपकी। दोस्तों इनको अलग अलग, जैसे आपकी सोयाबीन, तूर, मूंग, चने, इनकी महत्वपूर्ण किस्में हैं। जैसे कि आपकी ऐसे तूर की दोस्तों किस्म है आपकी पूसा, अगेती और पूसा 84। तथा सोयाबीन के दोस्तों वीएल सोया 59 और MAUS 158 और MACS 1188, ये आपकी सोयाबीन की किस्म है। तथा चने की दोस्तों है आपकी KGD 1168 तथा प्रगति और DPC 923, ये आपकी चने की है। और मूंग की दोस्तों याद रख लीजिएगा, मोइनी, पूसा, बैसाखी, जवाहर 45, नरेंद्र और T45, ये आपकी मूंग की किस्म है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किसानों को आय को दोगुना करने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम है दोस्तों किसान कल्याण मिशन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसान कल्याण के लिए और उनकी आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नाम से 3 सप्ताह का लंबा अभियान चलाया। ये सभी 75 जिलों के प्रत्येक विकास खंड में आयोजित किया गया था जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया गया है दोस्तों मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर जिले के हलिया प्रखंड में बनाया जाएगा। और नींव का शिलान्यास दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। यह समारोह 29 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर को कानपुर अर्थात कृष्ण या कान्हा की नगरी से इसका नाम माना जाता है दोस्तों, कानपुर को। और औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है कानपुर को। तो बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो एक बार उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों जान लेंगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। प्रशासनिक मुख्यालय दोस्तों गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश का। ब्रांड एम्बेसडर है उत्तर प्रदेश के अक्षय कुमार। राज्य पशु है दोस्तों दलदल हिरण। और राज्य पक्षी है सार्स क्रेन। राज्य पुष्प है उत्तर प्रदेश का पलाश। और राज्य वृक्ष है दोस्तों अशोक वृक्ष। और राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर 31 तथा लोकसभा की सीटें हैं आपकी 80 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के यमुना और हमीरपुर जिले के नालों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के यमुना और हमीरपुर जिले में दोस्तों नालों में मिट्टी पाई जाती है आपकी पड़वा मिट्टी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पड़वा मिट्टी यमुना के ऊपरी हिस्से हमीरपुर और जालौन जिले के बीहड़ों में पाई जाती है। ये दोस्तों हल्के लाल रंग का होता है
और मिट्टी में दोस्तों ऑर्गेनिक पदार्थों की कमी होती है और खाद और पानी की मदद से फसलों की खेती संभव है यहाँ पर। और दोस्तों आपकी मोटा मिट्टी ये आपकी दोस्तों ये विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये टूटे हुए कंकड़ के रूप में होती हैं। और आपकी रेगुर मिट्टी जिसे हम लोग ब्लैक कॉटन या मर या काबर मिट्टी भी कहते हैं हम लोग उसको ब्लैक कॉटन और मर कट मिट्टी तथा काबर मिट्टी भी कहते हैं इसको। और यह उत्तर प्रदेश के झांसी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पाई जाती है। और ये मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है आपकी रेगुर मिट्टी। तथा मड़ मिट्टी ये आपकी दोस्तों प्रमुख रूप से यूपी के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है और यह क्ले मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी में कृषि कठिन है। इसमें दोस्तों सिलिका 60% होती है, लोहा 15% और एल्यूमिनियम 25%। इस कारण इसमें कृषि कठिन होती है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, छात्रों शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो दोस्तों छात्रों शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए पहल शुरू की गई है आपकी मनोदार्पण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पहल भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गई है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों शिक्षकों और परिवारों को वैश्विक महामारी और पृष्ठभूमि में मनोवैज्ञानिक समय प्रदान करना है, जिस समय छात्रों शिक्षकों और उनके परिवारों को उनकी मानसिक भलाई के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है दोस्तों जौनपुर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिंगानुपात का उपयोग दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह भारत में महिलाओं की आबादी को खोजने के लिए एक मूल्यवान स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है दोस्तों। यहाँ पर लिंगानुपात 1018 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष हैं। और जौनपुर के बाद दोस्तों आजमगढ़ आता है, जहाँ पर 1017 महिलाओं पर 1000 पुरुष होते हैं। और देवरिया में दोस्तों 1013 से 1000 पुरुष होते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल दोस्तों आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य था दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान था दोस्तों। पंचायती राज शब्द का अर्थ है दोस्तों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली। ये भारत के सभी राज्यों में राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका गठन दोस्तों 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया है। इसका गठन दोस्तों 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। और पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए निम्न में से कहाँ आरक्षण उपलब्ध है? तो भारत में महिलाओं के लिए दोस्तों आरक्षण उपलब्ध है आपका पंचायती राज संस्थाएं में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है दोस्तों। इसमें आपकी महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज संस्थाओं में आपका। ज़्यादा दोस्तों इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जानवरों की वायरल बीमारी का उदाहरण है? तो जानवरों की वायरल बीमारी का उदाहरण है दोस्तों खुरमुक पाक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए। खुरमुक पाक जानवरों की एक वायरल बीमारी है दोस्तों खुरमुक पाक जिसको FMD भी कहते हैं हम लोग, जानवरों की एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। यह सबसे गंभीर पशुधन रोगों में से एक है। यह मवेशी जैसे कि भैंस, ऊँट, भेड़, बकरी, हिरण और सुअर सहित खुरखुर वाले जानवरों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर है दोस्तों आपकी श्रावस्ती में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए। उत्तर प्रदेश की बात की गई दोस्तों तो श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है। और श्रावस्ती जिले की जनगणना के दोस्तों है इस हिसाब से
11,17,361 है दोस्तों। इसमें दोस्तों 5.02% की कमी है दोस्तों जनसंख्या में आपकी। और आपकी लिंगानुपात है यहाँ पे 881 और साक्षरता दर है यहाँ पे 46.74। याद रखिएगा 46.74 है यहाँ की साक्षरता दर, सबसे कम है। बात करें दोस्तों अन्य राज्यों में दोस्तों कौन कौन से, जैसे उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण प्रासंगिक आंकड़े हैं जैसे इस प्रकार है दोस्तों। उच्चतम लिंग अनुपात वाला जिला है दोस्तों जौनपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका इलाहाबाद। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती। सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला है दोस्तों श्रावस्ती। सबसे कम यानी 0 से लेकर के 6 लिंग अनुपात वाला जिला है दोस्तों आगरा। और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों बागपत। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों सीतापुर। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों सोनभद्र। और 0 से 6 वर्ष की आयु की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है बहराइच। और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है आपका श्रावस्ती। मतलब पुरुषों में भी और महिलाओं में भी सबसे कम साक्षरता दर है आपकी श्रावस्ती में। नेक्स्ट 16वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दर्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास दोस्तों षष्टम यानी कि षष्टम पंचवर्षीय योजना में दर्ज किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उच्चतम औद्योगिक विकास दर दर्ज की गई है जो 11.8% है। अब भारत में छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करते हुए उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख जोर देते हुए तेजी से औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी थी। इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट 17वां प्रश्न। सरबती सोनोरा संदर्भित करता है? तो सरबती सोनोरा संदर्भित करता है दोस्तों गेहूं की एक किस्म है दोस्तों। ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं की एक किस्म है दोस्तों सरबती सोनोरा। ये सोनोरा 64 का उत्परिवर्ती है जो सोनोरा 64 के गामा विकिरण द्वारा निर्मित है। ये एक उच्च उपज वाले गेहूं की बौनी किस्म है दोस्तों। आपकी इसमें गेहूं के और भी किस्में आपको याद रखनी हो जैसे कि कौन कौन सी आपकी, तो दोस्तों VL832, VL804, HD2687 और WH147 ऐसी बहुत सी आपकी गेहूं की है दोस्तों। गेहूं के लिए गेहूं की रोटी के लिए उपयुक्त है दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक दोस्तों कहलाते हैं आपके मनकोम्बू सांब शिवन स्वामीनाथन, जिसको हम लोग बोलते हैं MS स्वामीनाथन। और उत्परिवर्तन दोस्तों प्रक्रिया जिसमें बीज बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त करने के लिए रसायनों या विकिरणों के संपर्क में होते हैं वह कहलाते हैं आपके उत्परिवर्तन। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। याद रखिएगा दुनिया में देश है दोस्तों। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश 2019 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग कितने % उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र दर्ज किया गया था? दोस्तों 2019 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में दोस्तों वन क्षेत्र दर्ज किया गया था आपका 6.88%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6.88% ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन राजस्व परिषद बोर्ड का कार्य नहीं है? तो राजस्व बोर्ड परिषद बोर्ड का कार्य नहीं है दोस्तों समझौता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्व परिषद बोर्ड राज्य में सभी भूमि रिकॉर्ड निपटान और राजस्व मामलों प्रशासनिक और न्यायिक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, न कि आपके समझौते के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों आपका ये प्रवीण कुमार राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हैं आपके प्रवीण कुमार। नेक्स्ट 20वां प्रश्न। सुनहरा चावल आनुवंशिक रूप से एक संशोधित फसल का पौधा है जिसमें मौजूद जीन का उपयोग जैव संश्लेषण के लिए किया जाता है। वह किस में होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए। सुनहरा चावल आनुवंशिक रूप से एक संशोधित फसल का पौधा जिसमें मौजूद जीन का उपयोग जैव संश्लेषण के किया जाता है दोस्तों विटामिन ए में। ये दोस्तों सुनहरा चावल चावल की किस्म है जिसे आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। इसमें चावल के खाद्य भागों में बीटा कैरोटीन का जैव संश्लेषण मौजूद होता है और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का एक अग्रदूत है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है?
तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश में दोस्तों जिले में पाया जाता है आपका ललितपुर जिले में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। और ये जो तो क्षेत्र 300 मीटर चौड़ा, इसमें दोस्तों 0.01 से 0.09% यूरेनियम है। और ललितपुर में दोस्तों बॉक्साइट भी पाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। और उत्तर प्रदेश में तो अन्य खनिज दोस्तों पाए जाते हैं आपके, जैसे कहाँ कहाँ पे खनिज पदार्थ और जिला दोस्तों, डोलोमाइट आपका पाया जाता है बारी, सोनभद्र और बांदा में। और एंडालुसाइड ये आपका पाया जाता है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। तथा गेरू खनिज पदार्थ पाया जाता है आपका बांदा में, तथा कैल्साइट पाया जाता है आपका मिर्ज़ापुर में, और पायराइट आपका पाया जाता है सोनभद्र में। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में किस क्षेत्र प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में दोस्तों देखो, मैंने अभी आपको बताया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटा मिट्टी। अभी मैंने आपको शायद 7वां या 8वां प्रश्न था, आपको मैंने बताया था, एक बार उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपका मोटा मिट्टी दोस्तों उत्तर प्रदेश के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये टूटे एक कंकड़ के रूप में होती। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट पाया जाता है आपका उपर्युक्त तो सभी बांदा, मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र तीनों जिलों में आपका डोलोमाइट पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा तथा चंदौली जैसे जिलों में पाया जाता है। और डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक जलहीन कार्बोनेट खनिज है दोस्तों। और डोलोमाइट के उपयोग याद रखना दोस्तों, रासायनिक उद्योग में दोस्तों एसिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए तथा इन स्ट्रीम पुनः स्थापन परियोजनाओं के लिए और मृदा अनुकूलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, टमाटर में लाल रंग के लिए कौन सा यौगिक जिम्मेदार है? तो टमाटर में लाल रंग के लिए दोस्तों यौगिक जिम्मेदार है आपका लाइकोपीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टमाटर दोस्तों, सामान्य टमाटर के लिए दोस्तों बीज दर 350 से 400 ग्राम हेक्टेयर, और संकर के लिए दोस्तों 100 से 150 ग्राम हेक्टेयर होता है आपका। और टमाटर का लाल रंग दोस्तों लाइकोपीन के कारण होता है। और दोस्तों टमाटर में फलों का टूटना दोस्तों बोरान की कमी का कारण होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, उच्च घनत्व वाले रोपण के लिए कौन सी आम की एक किस्म उपयुक्त है? तो उच्च घनत्व वाले रोपण के लिए दोस्तों आम्रपाली, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आम्रपाली आम की किस्म उपयुक्त है दोस्तों। आम्रपाली आम की एक नामी आम की खेती है, जिसे दोस्तों 1971 में शुरू किया गया था। इसे दोस्तों दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में डॉक्टर पीयूष कांति मजूमदार द्वारा दशहरी और नीलम की संकर किस्म के रूप में ही विकसित किया गया था। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपका। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।